हाँ भाई। कैसे हैं? बढ़िया। थकान तो महसूस नहीं हो रही है? अच्छा चलो, थकना भी नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि अभी तक हमारा लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। देखो, ध्यान दें। जैसा कि आप लोगों को पता है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के बारे में मैं आप लोगों से बात कर चुका हूं। तो कोई ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है कि हमें पढ़ना चाहिए, या आपको लगता है, आ जाओ बेटा आ जाओ। भाई, आप लोगों को लगता है कि नहीं सर, ये टॉपिक पढ़ाओ, या ये टॉपिक हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, या कोई ऐसा है, या जो मैं पढ़ाना चाहूँ वो पढ़ाऊँ? नहीं नहीं, आप चलो, खैर कोई बात नहीं। अभी आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट थोड़ी है जिसने ये नॉर्सेट का फॉर्म भरा हुआ हो, 3 तारीख वाला, क्योंकि वैसे तो आप एलिजिबल नहीं थे। लेकिन कुछ बच्चों ने, अच्छा, क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो 4th ईयर के अंदर ही उन्होंने दूसरों की आईडी लगाकर फॉर्म भर दिया, कि जिससे हम एक बार देख तो पाए कि पेपर आता कैसा है। चलो खैर कोई बात नहीं। तो देखिएगा, मैं एक बहुत सिंपल और बिल्कुल छोटा सा टॉपिक लेकर के आपसे बात करूंगा, क्योंकि बेसिक एम और बेसिक उद्देश्य तो यही है कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि एग्जाम में प्रश्न बनते कैसे हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, जिसे कि हम लोग जानते हैं, रिटेंशन ऑफ, देखो ध्यान दो, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फंडामेंटल का एक वो टॉपिक, शायद ही ऐसा कोई कंपिटिटिव एग्जाम रहा हो भारत का, चाहे नॉरसेट, चाहे रेलवे, चाहे ईएसआई, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। अब बेटा देखो, ध्यान से सुनिएगा कि जनरली रिटेंशन ऑफ यूरिन जो बेसिक टॉपिक है वो तो एलिमिनेशन का है। किसका टॉपिक है? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालना। लेकिन वेस्ट प्रोडक्ट अगर शरीर से बाहर नहीं निकल रहा है तो शरीर में क्या पैदा हो सकती हैं? एबनॉर्मलिटीज आ सकती हैं, डिजीज पैदा हो सकती हैं। तो उसी से संबंधित एक छोटा सा टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे, और उस टॉपिक का नाम क्या है बेटा? रिटेंशन ऑफ यूरिन। चलो मुझे एक बात बताओ, रिटेंशन ऑफ यूरिन का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा आप में से? बेटा आप बोलो, शाबाश बताओ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटेंशन ऑफ यूरिन? हाँ बोलो, कौन बताएगा? आप बोलो बेटा। हाँ कौन बताएगा? आप बोलो बेटा। अच्छा, मतलब यूरिन मतलब बन तो रहा है। अच्छा बैठो। देखो, हाँ बेटा आप बताओ। एलिमिनेशन नहीं हो पाता है। अब देखो मेरी बात सुनना, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है कि यूरिन फॉर्मेशन तो नॉर्मल है, लेकिन वो व्यक्ति यूरिन को पास आउट नहीं कर पा रहा है, क्या कहलाता है? रिटेंशन ऑफ यूरिन। या अगर हम प्रोफेशनल वर्ड, प्रोफेशनल लैंग्वेज में बात करें, तो आप यहां पे कह सकते हैं इनएबिलिटी टू पास आउट द यूरिन, बट यूरिन फॉर्मेशन इज नॉर्मल। मतलब यूरिन बन रहा है, यूरिन फॉर्मेशन रिलेटेड कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है, और क्या कहलाता है? रिटेंशन ऑफ यूरिन। तो पहले एक बार डेफिनेशन लिखते हैं, फिर हम उसी से आगे बात करते हैं। तो देखो बेटा ध्यान दीजिएगा कि यूरिन, या आप यहां पे पहले बताओ, इनएबिलिटी टू पास आउट द यूरिन। आल्दो, आल्दो का मतलब यद्यपि, यूरिन फॉर्मेशन इज नॉर्मल। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा, हम लोग बात कर रहे हैं रिटेंशन ऑफ यूरिन के बारे में। रिटेंशन का बेसिक मतलब है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी का मतलब असमर्थ। सीधा सीधा कह सकते हैं कि उसकी जो यूरिन पास करने की क्षमता है वो क्या हो गई है? खत्म हो गई है। पास आउट वो नहीं कर पा रहा है।
आल्दो, आल्दो का मतलब यद्यपि। जबकि अगर हम देखते हैं तो यूरिन का फॉर्मेशन कैसा है, नॉर्मल। कहने का बेसिक मतलब है कि यूरिन बन तो रहा है लेकिन वो बाहर निकल नहीं रहा है, और क्या कहलाएगा बेटा, रिटेंशन ऑफ यूरिन कहलाता है। अब कभी कभी अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीएचओ रिलेटेड, तब तो आपका काम चल जाएगा डेफिनेशन से, लेकिन क्या हम सीएचओ की तैयारी के लिए आए हैं ना, हम तो आए हैं नॉरसेट की तैयारी के लिए। तो ऐसी स्थिति में फिर आगे आपको यह समझ में आना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के बेसिक कारण क्या हो सकते हैं, कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो इस प्रॉब्लम को लीड कर सकते हैं। एक एक करके मुझे बताओ क्या कारण हो सकता है। हाँ बोलो, शाबाश। कंजीनाइटल, ऐसा कोई परिवार देखा है जिसके अंदर एक व्यक्ति यूरिन पास नहीं कर पा रहा तो सभी पास नहीं कर पाते? इट मींस कंजेनाइटल तो नहीं हो सकता, सही कह रहा हूं ना भाई। आप सीधी सी बात सुने कि आपने किसी को सुना हो कि एक व्यक्ति यूरिन पास आउट नहीं कर पाता और बोले इस परिवार के 5 सदस्य पांचों ही यूरिन रोक करके बैठे हैं, ऐसा तो संभव नहीं है। तो चलो बताओ कोई दूसरा कारण, ये कारण तो सही नहीं है। हाँ आप बोलो बेटा। स्टोन हो सकता है क्या? प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, हाँ मान लेते हैं। चलो एक एक करके हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें कारण, तो कारण में एक बच्चे ने कहा कंजीनाइटल, जो नहीं हो सकता। एक बच्चा यहां पे कह रहा है कि प्रोस्टेट, चलो ठीक है मान लेते हैं। और आप क्या बोल रहे हैं? ऑब्स्ट्रक्शन, किसने बोला था? यूरिथ्रा में ऑब्स्ट्रक्शन है, चलो। यूटीआई, अच्छा यूटीआई में तो मान लेता हूं, वैसे इंक्रीज फ्रीक्वेंसी होती है यूटीआई में, रुकता नहीं है। हाँ हाँ, एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लैडर की जो संकुचन की क्षमता है, कॉन्ट्रैक्शन, इलास्टिसिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। चलो वेरी गुड। और कोई बताओ? स्फिंक्टर, अच्छा ठीक है बैठो। है यार, एक बात समझ में नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं। कोई कह रहा है स्टोन, कोई कह रहा है ये प्रॉब्लम हो गई है। मुझे देख करके जब तुम प्रॉब्लम्स बता रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सभी डॉक्टर्स को पढ़ा रहा हूं। मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि मैं नर्सिंग स्टूडेंट्स या नर्सिंग ऑफिसर्स को तैयार कर रहा हूं, क्योंकि आपको जब तक यह पता नहीं होगा कि आप नर्स हैं, तब तक आपको एग्जाम में भी डॉक्टर के ही लक्षण आएंगे। अरे हाँ या ना? तो सबसे पहले आप ध्यान दो, लैक ऑफ प्राइवेसी। हमेशा आंसर देते समय उन बातों को सोचो जिन बातों को आप मैनेज कर सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर प्रश्न आपसे वही पूछेगा जो एज ए नर्स आप सॉल्व कर सकते हो। यह बात मैंने आपको इंट्रो में भी बताई थी सुबह के समय पर, कि आपका फोकस हमेशा उन चीजों पर होना चाहिए जो बेसिक वर्क किसके हैं, नर्सेज के हैं। तो सबसे पहले आपने यहां पर बताना है, अगर हम बात करें तो एक तो आप कह सकते हैं लैक ऑफ प्राइवेसी। भाई अगर किसी भी व्यक्ति को, ध्यान से सुनना, कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि थोड़ा सा शाई है, शाई मतलब शर्मिला। भाई बहुत लोग तो ऐसे रोड पे खड़े होकर भी अपना काम कर लेते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि जब तक चार दीवारी ना मिले तब तक उनका काम बैठता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को कहा जाता है शाई ब्लैडर, या आप कह सकते हैं लैक ऑफ प्राइवेसी की जरूरत पड़ती है। तो बेसिकली लैक ऑफ प्राइवेसी, और लैक ऑफ प्राइवेसी जिसमें हम लोग बोल सकते हैं शाई ब्लैडर। शाई ब्लैडर का मतलब है शर्मीला स्वभाव है, और शर्मीला स्वभाव होने के कारण उसको क्या नहीं मिल पा रही है, प्राइवेसी। चलो एक बात छोटी सी आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताओ, एक वार्ड के अंदर 20 मरीज, और उस 20 मरीज में एक मरीज को कह रहे हो चल यूरिन पास कर ले, तो यार उसकी भी तो कुछ ना कुछ रेस्पेक्ट होगी। 19 लोगों से तो वो शर्माएगा ना। इट मींस आपको सबसे पहले यह सोचना है कि कहीं पेशेंट को प्राइवेसी रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो दूसरा पॉइंट बताओ, अब नर्स की तरह सोच करके बताओ। आपने बताना है इन एप्रोप्रिएट पोजीशन।
भाई आपको यहां पर यह पता हो कहीं यूरिन पास करने की पोजीशन, मान लो बेचारा मरीज सुपाइन में लेटा है और तुम कह रहे हो ले यूरिन पास कर, वो बोलेगा जाएगा कहां। कहने का बेसिक मतलब है कि पोजीशन भी अपने आप में क्या होनी चाहिए बेटा, अप्रोप्रिएट। मान लो पेशेंट ऐसा है जिसको कि आपके लंबर स्पाइन रिलेटेड प्रॉब्लम है, मान लीजिए पेशेंट एक ऐसा है जो प्रॉपर रूप से पोजीशन में भी नहीं आ पा रहा है, या पेशेंट को कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम है कि प्रॉपर रूप से वॉइड या यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी पोजीशन उपयुक्त नहीं है। तो दूसरा कारण, क्योंकि एज ए नर्स जब हम मैनेज करने जाएंगे तो ये सारी बातें हमारे माइंड में होनी चाहिए। तो पहला कारण हमने बताया रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है, और यूरिन पास आउट नहीं कर पाता है तो सबसे पहली समस्या है कि पेशेंट को क्या नहीं मिल रही है, प्राइवेसी। दूसरा आपने यहां पे बताना है इनएप्रोप्रिएट पोजीशन ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट जो यूरिन पास करने की पोजीशन उपयोग ले रहा है वो पोजीशन कैसी है बेटा, इनएप्रोप्रिएट। मतलब पर्याप्त जो सही पोजीशन यूरिन पास करने की होनी चाहिए वो पोजीशन सही नहीं है। बता सकते हो कौन सी पोजीशन यूज करते हो, आप बताओ, कोई नहीं बोलेगा इनसे, हाँ बेटा आओ। हाँ अरे जब मैनेज करने जाओगे ना तो वहां बताना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर पूछेगा कि व्हाट इज द एप्रोप्रिएट पोजीशन यूज्ड फॉर द यूरिन। हाँ अच्छा, हाँ वेरी गुड, क्योंकि आपको यहां पे पता हो कि जो रोजाना यूज करते हो दिन में 5 बार, वही कॉमन पोजीशन है जो कि उकड़ू, जिसको कि हम प्रोफेशनल वर्ड में कहते हैं स्क्वेटिंग। क्या कहा जाता है, स्क्वेटिंग पोजीशन। अभी मैं आगे सब बताऊंगा कि स्क्वेटिंग ही क्यों, क्योंकि पोजीशन भी बता दोगे लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि यही पोजीशन क्यों देते हैं। इन सभी के ऊपर मैं चर्चा करूंगा। प्राइवेसी क्यों देते हैं भाई, हमारा उद्देश्य सिर्फ मैनेज नहीं करना, हमारा उद्देश्य है कि मैनेजमेंट कर तो रहे हो लेकिन मैनेजमेंट करने का फायदा या एडवांटेज क्या है। क्योंकि जिस दिन एग्जामिनर ने पूछ लिया कि व्हाट इज द एडवांटेज, नर्स शुड प्रोवाइड द स्क्वेटिंग पोजीशन फॉर पास आउट द यूरिन, तो फिर वहां नहीं बता पाओगे। तो कहने का मकसद है क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसका बेनिफिट क्या है। ये सभी मुद्दे, सभी पॉइंट हमें पता होने चाहिए। अब देखो बात सुनते जाओ। अभी हम पहले बात कर रहे हैं उन कारणों के बारे में जो कारण जिम्मेदार हैं किस चीज के लिए बेटा, रिटेंशन ऑफ यूरिन। इसके अलावा आगे आपने बताना है नेक्स्ट, जिसमें आप कह सकते हैं बाय लैक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन मसल ऑफ ब्लैडर, कि ब्लैडर की जो मसल है उसमें कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। अब एक बात बताता हूं कि ये मैंने आपको समझाने के लिए इसको इतना लिख दिया, एग्जामिनर इतना लंबी रामायण नहीं करता है। एग्जामिनर शॉर्ट में लिखेगा और वहां पर लिखेगा जैसे ये क्वेश्चन आपके जीएमसीएच चंडीगढ़ में आया हुआ है। उन्होंने कहा रिटेंशन ऑफ यूरिन इज कॉज्ड ड्यू टू, उन्होंने कहा एटोनिक ब्लैडर, कि ब्लैडर में टोन मतलब कॉन्ट्रैक्शंस कम हो गए हैं, और जब ब्लैडर में संकुचन नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होगा, तो प्रॉपर रूप से यूरिन आगे फॉरवर्ड नहीं होगा, और फॉरवर्ड नहीं होगा तो यूरिन पास आउट नहीं कर पाएंगे। अरे बात तो समझ में आ रही है, चलो साहब बड़ी खुशी की बात है, समझ में आ रही है। तो यहां पर आपने बताना है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो क्या कहलाता है। चलो इसके अलावा आपने यहां पर बताना है स्ट्रेस, या क्या बोल सकते हैं एंजाइटी, तनाव। अगर तनाव जरूरत से ज्यादा है तो हमारा फोकस यूरिन पास करने पे जाएगा ही नहीं, और उस स्थिति में आपको उसका तनाव क्या करना पड़ सकता है,
कम करना पड़ सकता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पड़ सकता है, वो सभी मैनेजमेंट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं वो बात कर रहा हूं जो एज ए नर्स आप मैनेज कर सकते हैं। तो देखो बेटा, ध्यान से सुनते जाइएगा। सबसे पहला कारण हमने रिटेंशन का क्या बताया? प्राइवेसी। दूसरा हमने कहा इनएप्रोप्रिएट पोजीशन। तीसरा हमने क्या बोला? अटोनिक, मतलब ब्लैडर में प्रॉपर टोन कॉन्ट्रैक्शंस नहीं है। इसके अलावा आपने यहां पर बताना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट कह सकते हैं स्पाज्म। भाई ब्लैडर की जो मसल्स है उसमें क्या हो गया है? स्पाज्म हो गए। बेसिक मतलब वही अटोनिक है, लेकिन वर्ड तो अलग अलग है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो एग्जाम में शब्दों का ही खेल रचता है। मैं आपको एक बात बता दूं, एक एग्जामिनर बोलेगा स्पाज्म और एक एग्जामिनर बोलेगा एटोनिक, लेकिन दो प्रश्न अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीकों से पूछे जाएंगे। अब स्पाज्म होगा, इसका मैनेजमेंट हम अलग तरीके से करेंगे। तो ये तो हम लोगों ने बात की कि वो सारी की सारी समस्या जो कि रिटेंशन को लीड कर रही है, जिसमें स्पाज्म, स्ट्रेस, ये सारे पॉइंट आप बता रहे हैं। फिर हम उन बातों के ऊपर आ जाते हैं जो बातें आप कॉमनली बोलते हैं। जैसे आपने यहां पे बताना है कि पेशेंट है, प्रॉपर सेंसेशंस नहीं आ रहे हैं, तो आप यहां पे कह सकते हैं लैक ऑफ सेंसेशन। सेंसेशंस नहीं आ पा रहे हैं, और सेंसेशंस नहीं आ पा रहे हैं तो वो यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा आगे आपने बताना है जो आप लोग सब बोल रहे थे, जैसे प्रोस्टेट, आप यहां पे बोल रहे थे ऑब्स्ट्रक्शन, आप यहां पे बोल रहे थे स्टोन, और कुछ स्टूडेंट तो, मैं कह रहा हूं ना, मैंने शुरू में अभी क्या बोला कि ऑलवेज थिंक एज ए नर्स, कि नर्स की तरह सोचो। कुछ बच्चे तो इतने एडवांस होते हैं कि ज्यादा पढ़ जाते हैं तो उनका दिमाग चल जाता है। कैसे बताता हूं। वो यहां पर मालूम है ये नर्सों की बातें नहीं करते हैं, वो बन जाते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, और कहते हैं सर उसका एडीएच बढ़ गया होगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन बढ़ गया होगा, और बढ़ गया होगा तो आउटपुट कम हो गया इसलिए पास नहीं हो रहा। मैं कहा तू कहां से आया है? कहने का बेसिक मतलब है आप सिर्फ नर्स के रूप में बात करें। अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं तो फिर आपका तो एम्स अलग तरीके से वेलकम करेगा। तो चलो खैर, यहां तक हमने बात की, ये सब कॉमन से पॉइंट है जो मैंने बताए। अब जो मेन चीज है वो मेन चीज है कि अब हम लोग यहां पर चाहते हैं क्या करना, यही मैं मुख्य रूप से डिस्कस करूंगा। अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि और सब चीजें तो काम चलाऊ, सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग प्रायोरिटीज, मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट, लीस्ट इफेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट। प्रश्न यहीं से बनने हैं। अब यहां पर मैंने आपसे बात की और अब तक मैंने आपको ये पॉइंट बताए। अब मैं एक प्रश्न लिखूंगा और फिर आपसे बात करूंगा। व्हाट इज द प्रायोरिटी nursing action when a patient complained about retention of urine। अब आप एक चीज समझ लीजिएगा कि एग्जामिनर ने यहां पर कहा कि आपने पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम को देखा, और देखने के बाद जब एग्जाम में आप गए या आप क्लिनिकल प्रैक्टिस पे गए तो आपको वहां पर प्रश्न पूछा, और वो क्या पूछ रहा है? एक एक करके मुझे बताओ क्या सेवा प्रदान करोगे। बेटा आप बोलो, नहीं पीछे, हां खड़े होके बोलो, शाबाश बताओ। मैं ऑप्शन लिख देता हूं, शायद सही तुक्का मार नहीं पा रहे हो। सबसे पहले
बैठ जाओ बेटा, बैठो बैठो। या कुछ और बच रहा है तो वो बताओ। कोई नहीं, हो सकता है ऑप्शन चौथा भी आंसर हो सकता है, पहले अपना व्यू दे दो। हाँ हाँ, बोलो, आप बोलो, बताओ बेटा, शाबाश। प्रोवाइड प्राइवेसी, सही बात है क्या? हाँ आप बताओ। हाँ आप बोलो बेटा। सब प्राइवेसी दोगे? देख लो कुछ और हो। हाँ, अच्छा पोजीशन नहीं लिखी, लिख दूं? हाँ खड़े होके बताओ। भाई मुझे यहां पे बताओ, मैंने आपसे पूछा है कि सबसे पहली प्राथमिकता किसको दोगे? प्राइवेसी को दोगे, सही है क्या? चलो अब मैं एक बात आपको ऐसे ना बोलकर अब दूसरे तरीके से पूछता हूं। मान लीजिएगा, अब देखो ध्यान से सुनो, कि एक चीज मैं आपको और बता दूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जब हम प्रिपरेशंस करते हैं, हमारा फोकस हमेशा होना चाहिए रॉन्ग को बाहर निकालना, गलत चीज को बाहर निकालें। अब गलत चीज को बाहर निकालने का तरीका, अब बात सुनना, अभी मैंने ऑप्शन खुला छोड़ रखा था आपके लिए, अब आपके माइंड में नहीं आया, मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं कि प्रोवाइड द कंफर्ट पोजीशन, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, तो चलो मैं यहां पर एक बार लिख देता हूं, ऑप्शन दूसरा बना लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे, इन्फॉर्म टू, ये हो सकता है क्या? नहीं, ऑप्शन आगे भी खुला है। ये माइंड को एक्सप्लोर करो, जितना माइंड खुलेगा ना, मैं आपको बता दूं सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं, क्योंकि माइंड की जितनी गंदगी निकालनी है वो प्रैक्टिस में ही निकाल दो, क्योंकि हमें एग्जाम में जाकर के तो सीधा मारना है ठोकर और लेना है अपना गोल। बात समझ में आ रही है? जो प्रैक्टिस करनी है यहीं कर डालो, रटना नहीं है कि इस बुक में से मैंने रट लिया, क्योंकि एग्जामिनर तो यह भी कह सकता है कि ये जो प्राथमिकताएं लिखी है इसको उल्टे क्रम में लगाओ, और यह भी कह सकता है सीधे क्रम में लगाओ, या कई बार वो ये भी कह देगा पहली प्रायोरिटी ये है तो बताओ अगली प्रायोरिटी क्या है। तो आप सोचो, प्रश्न तो बहुत तरीकों से बनते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि यही समझ में आना चाहिए कि प्रश्न बनेगा कैसे, तो इनमें से बता दो। अब चलो मैं थोड़ा सा इस बात को खोल देता हूं कि आप सोच रहे हो सर क्या बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, आपने, किसी ने बोला कैथेटराइजेशन, कोई बोलने वाला है प्राइवेसी, कोई बोलने वाला है डॉक्टर साहब को बताएंगे। अब मान लो मैं अपने आप को ले लेता हूं, मैं मरीज हूं और आप सारे के सारे डॉक्टर साहब हो। अब मैंने यहां पर आपको कहा कि डॉक्टर साहब, नर्सिंग ऑफिसर साहब, मुझे यूरिन पास आउट नहीं हो रहा है, ऐसे ही बोलूंगा मैं, या ऐसे बोल दूंगा भाई साहब यूरिन नहीं आ रहा है कुछ करो, तो आप क्या बोलोगे? अभी रुक जाओ मैं डॉक्टर साहब को बताता हूं, पहली चीज। दूसरा, आप उसको बोलोगे चल प्राइवेसी में, प्राइवेसी में गलतफहमी हो सकती है। अब बात सुनना, लेकिन अब जो मुद्दा है वो ये है कि मरीज तो कुछ भी बोल सकता है, सबसे पहले पता करो प्रॉब्लम है भी या नहीं है। इट मींस असेसमेंट इज द मोस्ट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन। बात समझ में आ रही है? अब बात सुनते जाएगा, मैंने आपको अभी एक बात बोली थी कि शायद ही ऐसा कोई एग्जाम रहा हो भारत में जहां से प्रश्न इस टॉपिक से नहीं आता। ये जो मैंने प्रश्न बोला है ये डीएसएसबी में आ चुका है और ये सबसे पहली प्राथमिकता है। अब सुनते जाइएगा, इनको रखो साइड में,
मैं सीधा सीधा शुरू कर रहा हूं नर्सिंग मैनेजमेंट, और इस मैनेजमेंट की सबसे पहली प्रायोरिटी है असेसमेंट टू द क्लाइंट फॉर रिटेंशन ऑफ यूरिन, दैट इज द फर्स्ट। क्योंकि हमारे यहां पर जो भी काम होगा वो किस आधार पे होगा? क्योंकि एक बात बता दूं, मैनेजमेंट तो दुनिया बताती नजर आ जाएगी, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि प्रायोरिटीज क्या है। और एम्स आपसे सिर्फ और सिर्फ जानना चाहता है प्रायोरिटीज। और यही वो खेल है जिसके आजू बाजू सब लोग घूमते रहते हैं, लेकिन कोई अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। अब हमने कहा कि असेसमेंट कर लिया, लेकिन मैंने अभी आपको एक बात बोली कि कहानी तो शुरू अब हो रही है। अब बात सुन लो, अब क्या करोगे? कारण पता करोगे? करो, कैसे करोगे? हाँ, कारण पता करने चले गए तो फिर डायग्नोसिस हो गया। डायग्नोसिस इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ द नर्स। कारण तो बहुत सारे हैं, स्टोन कैसे पता करोगे? प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, कैसे पता करोगे? इसका मतलब आपका काम कारण पे नहीं, उसके मैनेजमेंट पे है। किसके रूप में? नर्स के रूप में। प्रॉब्लम है, मैं नर्स हूं, मैं क्या कर सकता हूं? तो मैंने सिर्फ पहले पता करना है कि कारण पता नहीं करना है, हमने पता करना है रिटेंशन है भी या। दोनों में अंतर समझो। क्या पता करना है? हमें बीमारी की जड़ नहीं पता करनी है, हमें पता करना है कि मरीज जो कह रहा है वो है भी या नहीं है। मरीज ने कहा मुझे यूरिन पास नहीं हो रहा, तो ये पता करो यूरिन पास हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका मतलब हम सिर्फ क्या पता कर रहे हैं? ये पता कर रहे हैं रिटेंशन है भी या नहीं है। और रिटेंशन को अगर पता करना है तो हमने यहां पर यूज करना पड़ेगा यूज फिजिकल एग्जामिनेशन। हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम यह पता करेंगे कि पेशेंट का यूरिन रुक रहा है या नहीं रुक रहा, या मरीज साइकोलॉजिकली रूप से सोच रहा है आ नहीं रहा। भाई कारण दोनों ही हो सकते हैं कि आ रहा हो लेकिन उसको ऐसे ही महसूस हो रहा हो। तो आप यहां पर क्या करने वाले हो? असेस। और असेसमेंट के लिए हम कौन सी टेक्निक उपयोग लेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन। अब फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, करो। बता रहा हूं ना, यहीं से प्रश्न आने हैं। अब यहां से आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, सबसे लास्ट बच्चे से मैं एक प्रश्न पूछने वाला हूं। खड़ा हो जा बेटा। नाम क्या है? कौन से कॉलेज के हो? अच्छा, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ नर्सिंग। मुझे बेटा एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे यह पूछता हूं कि एक मरीज है जो कहता है कि मुझको यूरिन पास आउट नहीं हो रहा, तो शारीरिक जब उसको एग्जामिनेशन करोगे तो कौन सी तकनीक को उपयोग करोगे? देखोगे, ब्लैडर दिखा। दूसरा, पालपेट करके देखोगे, टच करके देखोगे। अंतर सुनते जाए क्या बोल रहा हूं। देखोगे, टच करके देखोगे, थपथपा करके देखोगे, क्या करोगे? चलो बैठो। हाँ, कौन बताएगा बेटा? आप बोलो। हाँ, आप बताओ। अच्छा, देखोगे नहीं और देखना पड़ा तो? फेशियल एक्सप्रेशन। भाई ये कह रहा है कि फेशियल एक्सप्रेशन से मैं पता करूंगा कि यूरिन पास आउट हो रहा है कि नहीं। भाई मेरी तो आंखें इतनी तेज नहीं है,
मैं तो पता नहीं कर सकता कि इसका यूरिन रुका हुआ है क्या, तुम इतने सारे बैठे हो, मैं कैसे कैसे पता करूं। मेरी बात सुनना, अब यहां पर इन सब के ऊपर बात करूंगा कि जो चीज हमने बोली है, हंस रहे हैं ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन हर चीज पे हम फोकस करेंगे। आपने यहां पर बताना है ऑब्जर्व मतलब इंस्पेक्शन, और यू शुड ऑब्जर्व द टेंडरनेस एट द लोअर एब्डोमेन, नॉट द ब्लैडर। कि ब्लैडर नहीं देखना है, देखेंगे कहां, लोअर एब्डोमेन पर देखेंगे। और आप देख लेना, जो व्यक्ति यूरिन रोक करके बैठा है उसका लोअर एब्डोमेन पे टेंडरनेस आ जाएगी। अरे हाँ या ना? तो ध्यान से सुनते जाइएगा कि सबसे पहले जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम लोग यहां पर उसको क्या करने वाले हैं, इंस्पेक्शन, या आप बेटा यहां पर बोल सकते हैं ऑब्जर्वेशन। कि भाई हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जिसमें आप यहां पे बता सकते हैं टेंडरनेस एट लोअर एब्डोमेन। कि लोअर एब्डोमेन पे हमने देखा कि क्या महसूस हो रही है बेटा, टेंडरनेस महसूस हो रही है, थोड़ा सा फूला हुआ नजर आ रहा है। और ये बच्चा बच्चा जानता है कि लोअर एब्डोमेन पर ब्लैडर होता है। कभी भी जब आप नाम लो तो यहां ऑर्गन का नाम नहीं लेना है, लेना यह है कि वो साइट कहां पर है जहां आप ऑब्जर्व करोगे। तो कौन सी साइट देखोगे आप, लोअर एब्डोमेन देखोगे, और लोअर एब्डोमेन पर क्या मिलेगा, टेंडरनेस। लेकिन टेंडरनेस कभी भी 100% ये नहीं बोलती है कि पेशेंट को वास्तव में प्रॉब्लम है। ध्यान से सुनते जाइएगा। तो सबसे पहले आपने इंस्पेक्शन किया, दूसरा हमने क्या बोला था, पालपेट करके देखेंगे। पालपेट का सीधा मतलब मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो मैं फिजिकल एग्जामिनेशन पूरा पढ़ाऊंगा, बहुत चीजें पढ़ाऊंगा, डेटा कलेक्शंस कैसे होता है, नर्सिंग प्रोसेस पूरा का पूरा आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पर इतना सा बता दूं कि लोअर एब्डोमेन और लोअर एब्डोमेन पे हथेली के द्वारा टच करके हम लोग देखते हैं, और वही क्या कहलाता है, पाल्पेशन कहलाता है। लेकिन अभी मैंने एक बात बोली कि हर पॉइंट में एग्जामिनर कुछ ना कुछ रखता है। अब एग्जामिनर यहां से जब प्रश्न पूछता है तो वो एक चीज आपके सामने लाता है। ब्रैकेट में एक प्रश्न लिखता हूं, एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द टाइप ऑफ palpation used by nurse when patient have retention of urine। कह रहा है कि एक पेशेंट है और वो पेशेंट को समस्या कौन सी है, रिटेंशन, और उसको पैल्पेट करने वाला व्यक्ति कौन है, नर्स। तो कह रहा है कि नर्स जो यूज कर रही है पाल्पेशन, वो पाल्पेशन की कौन सी टेक्निक, पाल्पेशन का कौन सा तरीका है जो कि नर्स उपयोग में लेती है, जिसमें आपकी अच्छी से अच्छी बुकें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से टीपते हैं, वहां पर लिखा हुआ है डीप पाल्पेशन। गलत है, हाँ बता रहा हूं, ये मैं बताना इसलिए चाहता हूं कि बुकों में हमने पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया है, और जब एग्जाम में जाते हैं हम कहते हैं अरे यार मैं तो पढ़ के ये आया था, ये आंसर तो कुछ और आया है। वो क्यों आया है, क्योंकि उन्होंने जहां से कॉपी किया वो सही कॉपी नहीं किया। अभी सुनना, मैं एक एक बातें आपको बताता हूं जिसमें छोटे छोटे ट्विस्ट आपको दूंगा कि आप ये समझोगे कि सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ऑथेंटिसिटी ऑफ द डेटा, कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस डेटा में दम कितना है और एग्जामिनर किस डेटा को आंसर मानता है। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप आंसर दे रहे हैं तो आपने यहां बताना है
लाइट पाल्पेशन को आंसर करेंगे और जहां पर लिखा हुआ है डीप वो है 100% गलत। रीजन बताओ गलत क्यों है। मैंने एक बात आपको बोली है कि जब भी किसी को आप मना करो तो आपको उसके पीछे तर्क देना पड़ेगा। आपने ये, हाँ बोलो बेटा। अरे भाई सीधा सा मतलब है कि इनकेस मान लो कोई ऑब्स्ट्रक्शन जैसा कि आपने बताया और आपने ज्यादा तेजी से दबा दिया तो वहां पर ब्लैडर रप्चर हो जाएगा, पेशेंट को इंजरी हो जाएगी। इसलिए और नर्स का काम तो सेवा करना है। नर्स का काम सेवा करना है। ये सेवा थोड़ी है जहां मरीज को इंजरी हो जाए। अरे हाँ या ना। और आप ध्यान दो कि अगर आप दबा भी रहे और ज्यादा तेजी से दबा दिया और कहीं ज्यादा तेजी से निकल ही उसी टाइम गया, अभी तो सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, दबा नहीं रहे हैं, पता कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है भी या नहीं है। इसलिए हम लोग यहां पर कैसा पाल्पेशन यूज करेंगे, लाइट पाल्पेशन यूज करते हैं। तो हमने पहले देखा, देखने के बाद टच किया और टच करने में हमने लाइट पाल्पेशन यूज किया। अब सुनना, इससे भी बड़ा कमीनापन है एग्जामिनर का। एग्जामिनर यहां पर बोलेगा कि एक पेशेंट है जो कि रिटेंशन ऑफ यूरिन की शिकायत कर रहा है और नर्स उसको पाल्पेट कर रही है। तो व्हाट इज द सरफेस ऑफ पाल्पेशन या व्हाट इज द सरफेस ऑफ पाम यूज्ड फॉर द पाल्पेशन ड्यूरिंग रिटेंशन ऑफ यूरिन। वो कहता है कि पाल्पेट कर तो रहे हैं लेकिन पाल्पेट करते समय कौन सी सरफेस यूज करते हैं, लेटरल, डोर्सम या कुछ और। हाँ अरे बोलो। हाँ बताओ बताओ, शाबाश। कि कर तो लिया पालपेट लेकिन कैसे किया। क्योंकि मैं बताऊं बहुत लोग हैं जो स्टेथोस्कोप यहां गले में लगा के तो घूमते हैं, उनको ये नहीं पता कि स्टेथोस्कोप के कौन से पार्ट से आवाज कौन सी सुननी चाहिए। ये सब प्रश्न एग्जाम में आते हैं कि अगर रिटेंशन है तो कौन सा हिस्सा रखोगे, अभी आगे आएगा बताऊंगा। चलो मुझे बताओ कौन सी सरफेस यूज करते हैं। डॉर्सल नहीं, फ्रंटल सरफेस ऑफ पाम। पाम की सामने वाली सतह यूज करते हैं, ये है पीछे वाली। और डॉर्सल सरफेस ऑफ पाम आर यूज फॉर असेसमेंट द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ये क्वेश्चन ईएसआईसी में आया हुआ है। तो आप सोचो एक शब्द और शब्द से प्रश्न बनते हैं कितने, बात समझ में आ रही है। तो फ्रंटल जो एरिया है वो बेसिकली यूज किया जाता है, डॉर्सम सरफेस यूज नहीं होती है। और डॉर्सम सरफेस यूज कहां होती है, अगर हम किसी व्यक्ति के शरीर के तापमान को चेक करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि अगर किसी व्यक्ति को बुखार होता है तो कहते हो ना ऐसे लगा के या ऐसे गले में लगाकर या वहां ऐसे करते हो, दिखाऊंगा तेरे को टेम्परेचर। इसका मतलब है बुखार के लिए डॉर्सल और फिजिकल के लिए फ्रंटल। चलो खैर ये सब हम डिटेल में आगे बात करेंगे। तो हमने कहा कि पालपेट किया, पालपेट करने के बाद नेक्स्ट है आप क्या करके देखोगे, परकशन। और परकशन बेसिकली हम लोग बोलते हैं टैपिंग। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो, ये मैंने 4-5 पॉइंट बताए, उस 4-5 में इसको कर लो तुम। पॉइंट में भी इंपॉर्टेंट आप ध्यान देना कि यहां पर जो सबसे ज्यादा बेहतरीन अगर कोई चीज है तो वो आपका क्या है, परकशन। और परकशन इज द मोस्ट कंफर्मेटिव नर्सिंग डायग्नोस्टिक। बात सुनते जाइएगा, एग्जामिनर बोलेगा मोस्ट कंफर्मेटिव नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्स तो डायग्नोस करती है और नर्स फिजिकल एग्जामिनेशन भी करती है। तो जब नर्स पेशेंट को फिजिकल एग्जामिनेशन करती है तो सबसे सही कंफर्मेशन रिटेंशन ऑफ यूरिन की किससे पता चलेगी, तो आप यहां पे बताइएगा कि मोस्ट कंफर्मेटिव नर्सिंग
डायग्नोसिस टू चेक रिटेंशन ऑफ यूरिन, कि रिटेंशन ऑफ यूरिन। अब एग्जामिनर आपको एक तो यही प्रश्न पूछेगा और वहां पर वो लिख देगा एक्सरे करवाओ, वो वहां पर बोलेगा ऑस्कल्टेशन करके देखो, वो आपको बोलेगा पाल्पेशन करके देखो, और वो बोलेगा परकशन करके देखो। आंसर क्या आएगा? कि परकशन ही वो टेक्निक है जो सबसे क्या करती है? कंफर्मेशन। किया परकशन? अरे किया ना। कैसे करते हैं? बेसिकली या तो हम थपथपा करके देखते हैं, जो थपथपा के सीधा थपथपाते हैं वो है डायरेक्ट, और अगर हम इंडेक्स फिंगर को रख के उसको थपथपाते हैं वो है इनडायरेक्ट। बेसिकली परकशन करते हैं, और परकशन करने का सबसे बड़ा फायदा है कि जो साउंड वहां से क्रिएट होगी वो एकदम एक्यूरेट और सबसे सही आती है। कैसी आती है? एक्यूरेट और सही आती है। अब परकशन आपने यहां पर किया तो एग्जामिनर आपको यहां पर कहता है व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ साउंड असेस बाय नर्स ड्यूरिंग percussion when patient complained about retention of यूरिन। देखो बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, एक बार मैं पुनः दोहरा देता हूं, जो बच्चे लिख रहे हैं अच्छी बात है। कह रहे हैं व्हाट इज दी क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब उसकी बेसिक आपको क्या देखने को सुनने को मिलेगा, किसके रूप में? तब जब हम क्या कर रहे हैं? असेस। और असेस कौन कर रहा है? नर्स। बात सुनते जाइएगा। और किस टेक्निक से कर रहे हैं? परकशन। कौन सी कंडीशन में कर रहे हैं? सभी कुछ चीजें प्रश्न ने बोल दी है। तो अब मुझे यहां पे आंसर बताओ। हाँ फरमाओ। ए ऑप्शन सही है? चलो बैठो। कितने लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन ए सही है? हाँ ए, उसने बोला इसलिए। तो ये बता फिर ये कहां आएगी? ये कहां आएगी और ये कहां आएगी? अभी मैंने एक बात बोली थी, मैं उत्तर नहीं सुनना चाहता हूं, मैं हमेशा जानना चाहता हूं कि रॉन्ग को बाहर निकालो। और ये बता दूं ये 4 प्रश्न हैं, क्योंकि जब आपको ये पता होगा तो प्रश्न अलग बनेगा, ये पता होगा तो प्रश्न अलग बनेगा, ये पता होगा तो प्रश्न अलग बनेगा, और ये पता होगा तो सब अलग अलग प्रश्न हैं और ये सभी हमें आने चाहिए। तो बेटा पहले मैं बात बताना चाहूंगा, वो आप ध्यान दो। जब हम उत्तर देते हैं तो पहले तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। अब जैसे मैं बता दूं कि जब आपका लंग्स नॉर्मल काम करेगा तो साउंड कैसी आती है। कहने का मकसद है कि आप आराम से श्वास ले रहे हो, आराम से श्वास छोड़ रहे हो, किसी भी प्रकार का फोर्स नहीं लगाते हो। और जब ऐसी स्थिति में लंग्स को पैल्पेट करके परकशन करके देखेंगे तो साउंड कैसी आएगी? रेजोनेंस का हिंदी मतलब है गूंजती हुई आवाज।
तो ये ध्यान देना। अब यही क्वेश्चन दिल्ली एम्स ने पूछा हुआ है। उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द नॉर्मल लंग्स साउंड असेस्ड बाय नर्स ड्यूरिंग द परकशन। तो क्या बोलना है? अब इनमें बहुत तरीके, मैं ये बहुत तरीके आप लोगों को बताऊंगा। एग्जामिनर ये तक पूछता हुआ नजर आता है कि एक व्यक्ति है विदाउट इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स ब्रीथ कर रहा है, तो बताओ परकशन में दौरान कौन सी साउंड आएगी? रेजोनेंस। सीधा सा, या तो बेचारा कोई सीधा साधा होगा तो लिख देगा नॉर्मल, नहीं कमीना होगा तो वो लिखेगा इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स आर एब्सेंस एंड पेशेंट आई हैव द यूपनिया। पेशेंट को नॉर्मल ब्रीदिंग है, कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, रेजोनेंस। वो ये तक लिख सकता है कि एक व्यक्ति है नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम मेंटेन कर रहा है ब्रीदिंग के दौरान और नर्स उसको फिजिकल परकशन करती है, तो साउंड कैसी आएगी? रेजोनेंस। ये लो 5 प्रश्न तो सिर्फ रेजोनेंस के बता दिए मैंने आपको, कि आपको यह समझ में आ जाए कि हम जब तक एक चीज में आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक हम अगला कदम नहीं रखेंगे। क्योंकि स्टूडेंट करते क्या है, यार ये कठिन है मैं ये छोड़ देता हूं, ये कठिन है मैं ये छोड़ देता हूं, और जब उनमें से प्रश्न आते हैं तो फिर कहते हो ये तो मैं पढ़ के ही नहीं गया था। कोई चीज छोड़ने की नहीं है, जो हमें कठिन लगती है आप टीचर से पूछो, आप उसकी मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, और मैं कहता हूं कि अगर हम किसी चीज के पीछे लग जाएं तो क्या वो छोड़ी जा सकती है? पॉसिबल ही नहीं है, सिलेक्शन होगा। अब चलो, तो ये पॉइंट बताए। हाई रेजोनेंस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एम्फाइसीमा में एयर कलेक्शंस वगैरह हो जाता है, तो वहां पर ज्यादा तेजी से गूंजती है क्योंकि एयर भर जाती है प्लूरल कैविटी में, तो साउंड कैसी आएगी? हाई रेजोनेंस। टिम्पैनिक, जो कि एब्डोमेन से भी आती है। अब यहां पर तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डल साउंड। अब जिसने डल बता दिया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं इसके ऊपर एक बात जरूर बताऊंगा, क्योंकि डल वही बता सकता है तो या तो दिनेश शर्मा का स्टूडेंट है या जिसने मेरी क्लास ली है। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा दावा सर कैसे कर रहे हैं? यह दावा मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये मेरे बताने के बाद पटना एम्स में क्वेश्चन आया, जबकि एनक्लेक्स में टिम्पैनिक लिख रहा है। क्या समझ में आई कहानी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि डेटा जितना एक्यूरेट होगा सिलेक्शन के चांसेस उतने ही हैं, क्योंकि भारत में जितने भी टीचर पढ़ रहे हैं उनकी सबकी औकात क्षमता एनक्लेक्स पे जाके खत्म हो जाती है। मैंने अभी कहा था जहां सब खत्म हो जाते हैं हम वहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि एनक्लेक्स ने एक चीज लिख रखी है, डेटा इज टेकन फ्रॉम दी पॉटर पेरी, और इन बुकों से हमने डेटा लिया है, तो उन्होंने वहां से गलत ले दिया और गलत लेकर के वहां पे टिम्पैनिक लिख दिया, जबकि एम्स ने आंसर किसको माना है? और ये सिर्फ मैं ही पढ़ाता हूं पूरे भारत में और कोई नहीं पढ़ाता है। अब आप सोच रहे होंगे टिम्पैनिक है क्या? तो ये मैं आपको अब प्रश्न को मॉडिफाई कर देता हूं, सुन लो। अगर प्रश्न में लिखा हुआ होता, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको कि मरीज तो कुछ भी बोल सकता है, और अगर कुछ भी बोल सकता है तो आपको यह समझ में आना चाहिए सही क्या है और गलत क्या है। अगर उसके ब्लैडर में यूरिन भरा है, जो प्रश्न पटना एम्स ने पूछा है कि एक पेशेंट है जिसको ब्लैडर में यूरिन भरा है, तो बताओ नर्स परकशन में कैसी साउंड सुनेगी? तब तो आंसर है डल। लेकिन अगली बार क्या वही आएगा? अगली बार एग्जामिनर पूछेगा कि पेशेंट हैव द एम्प्टी यूरिनरी ब्लैडर, कि वो भरा नहीं था, गलत बोल रहा था, ब्लैडर तो खाली है, और खाली है तब आएगी टिम्पैनिक। अगर यहां पर ब्लैडर खाली है, ध्यान से सुनते जाइएगा, आपने यहां पर बताना है कि यह साउंड तब आएगी जब एम्प्टी क्या होगा? ब्लैडर। तो अगली बार एग्जामिनर एम्प्टी ब्लैडर पूछेगा और फिर आंसर क्या देना है? तो यहां पर तो खेल बिगड़ गया उस स्टूडेंट का जिसने एनक्लेक्स पढ़ी, और उस टीचर ने तो बिल्कुल व्यर्थ कर दिया स्टूडेंट का लाइफ, क्योंकि एक प्रश्न गलत होते ही आप कम से कम 2 से 3 हजार मेरिट नीचे आ जाओगे। तो आप सोचो एक एक प्रश्न का महत्व कितना है। अभी तो आप आए हो, मैं आप लोगों को इतनी चीजें बताऊंगा कि ये इस बुक में गलत लिख रहा है, ये यहां गलत लिख रहा है, क्योंकि डेटा की ही लड़ाई है दुनिया में। जैसे मैं आपको अभी यहां तक मैंने बताया, अब एक डेटा से रिलेटेड पॉइंट बताता हूं। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई कि टिम्पैनिक तब बोलना है जब ब्लैडर खाली है, डल कब बोलना है जब पेशेंट को रिटेंशन की समस्या है। अब जैसे मैंने अभी आपको कहा डेटा रिलेटेड एक पॉइंट बताया,
अब ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी डिस्कशन कर रहा हूं आप लोगों के सामने 2 मिनट लेकर के। आप लोगों ने एक सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन है? यूसोल। क्या बोलते हैं? यूसोल। अभी ये मैं बीच में थोड़ा सा आपको डाइवर्ट कर रहा हूं जिससे आपको ये पता चले कि डेटा की एक्यूरेसी कितनी होती है। अभी मैंने बताया, लेकिन एक चीज और आपको फिर एग्जांपल लेकर के आ रहा हूं कि हम लोग पढ़ते क्या हैं, जो बीएससी कर रहे हैं वो पढ़ लेते होंगे सिस्टर नैंसी, फंडामेंटल। अरे हां या ना? लेकिन गलतियां कहां है? अब मेरी बात सुनना, यही क्वेश्चन आपके पटना एम्स ने पूछा और पटना एम्स ने कहा व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यूसोल, कि यूसोल के कॉम्बिनेशन में क्या क्या चीजें शामिल होती है। अब यूसोल का कॉम्बिनेशन पूछा और कॉम्बिनेशन में उसने लिखा अब मेरी बात सुनना, ये तो है वो कॉम्बिनेशन जो मैं पढ़ा रहा हूं सबको। बोरिक एसिड और ब्लीचिंग पाउडर की वैल्यू कितनी है बेटा? 12.5 ग्राम। और पानी की मात्रा कितनी है? 100 ml। तीनों मिलकर के कौन सा सॉल्यूशन बन जाता है? यूसोल सॉल्यूशन बन जाता है। अब सुनते जाइएगा, अरे बात सुनते जाओ। अब जो मैं कहने वाला हूं, जो सिस्टर नैंसी पढ़ करके पढ़ा रहा है और जो सिस्टर नैंसी पढ़ रहा है, भाई हम कहते हैं ना, झूठ को 100 बार बोलो तो झूठ भी सच लगने लगता है। ऐसा ही है, बात बता दो। तो वहां पर क्या गलती है वो मैं बता देता हूं, आपको अपने आप बात समझ में आ जाएगी कि जब हम सिस्टर नैंसी पढ़ते हैं तो वहां पर ये बिंदी जो लगनी चाहिए इधर, वो लग गई है इधर। क्या समझ में आई कहानी? तो अब टीचर पढ़ा रहा है कि ब्लीचिंग पाउडर हैव दी 1.25 ग्राम इन यूसोल सॉल्यूशन। स्टूडेंट ने आकर के एग्जाम में आंसर कर दिया और आंसर की में ये आया नहीं, गलत हो गया। फिर ऑब्जेक्शन लगा रहा है, वो कह रहा है ही गलत, होना चाहिए वो जो अभी मैंने पहले बताया है, और पढ़ रहे हो ये, तो क्या होगा? सिलेक्शन होगा। पढ़ाने वाला तो बेचारा सही पढ़ा रहा था, उसने तो वही पढ़ा है, लेकिन वो है जो अभी 1-2 साल में पढ़ाने लगा है इधर उधर के नोट्स कॉपी करके। क्या हमारा 23 साल का अनुभव ला सकता है? भाई मुझे एक बात बताओ, आपको नॉलेज बहुत है, लेकिन क्या अपने पेरेंट्स का अनुभव आप ला सकते हो? तो मैं एक बात बता दूं कि ये टीचिंग और बहुत सी चीजें हैं जो हम बात करेंगे आगे। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। इसी पर एक प्रश्न और बताऊंगा, यही क्वेश्चन आपका ऋषिकेश एम्स, प्रश्न बदल रहा हूं कौन सा, उन्होंने कहा कि मुझे बताओ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, बीटी सेट। बीटी सेट में एक जाली होती है फिल्टर, जिससे ब्लड छन 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 के जाता है, उसकी साइज क्या है? बात सुनना, उन्होंने साइज पूछी, हम तो बताते हैं उसको मर्फी चैम्बर बोलते हैं, हम तो बहुत कुछ चीजें बताते हैं। जिस स्टूडेंट को भी मैं पढ़ाता हूं उन सबको कहता हूं कि 10 माइक्रोन से कम तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अब आदत तो एनक्लेक्स, क्योंकि एनक्लेक्स गाइड है, रेफरेंस बुक नहीं है, लेकिन चल रही है 50 साल से, तो वहां भी तो 2-4 गलतियां हो सकती है। अब वहां पर लिखा है 0.22 माइक्रोन। सुनने जाना, कितनी चीजें आपको बता रहा हूं। उन्होंने पूछा फिल्टर साइज यूज इन बीटी सेट, और आपके एनक्लेक्स में लिख रहा है 0.22 माइक्रोन। मैं पढ़ाता हूं कि कम से कम होना चाहिए, और आंसर तो यही दिया है ऋषिकेश एम्स ने। अब तुम सोच रहे होगे कि आंसर क्या दिनेश सर की सेटिंग है क्या एम्स में? बात सुनते जाइएगा, आंसर क्यों दिया है उसके पीछे लॉजिक है, सभी सुन लेना बेटा आप लोग, कि जो आपकी आरबीसी होती है उसकी साइज है 7.2 माइक्रोन। क्या बात सुनना, कि आप आंसर किस आधार पे देते हैं?
आरबीसी की जो साइज है वो साइज है 7.2 माइक्रोन, और इस 7.2 माइक्रोन को जीरो में से निकाल के बता दो, मैं मान जाऊं आपको। अरे इतना बड़ा आदमी इतने से छेद में से निकलेगा कैसे? मतलब 7.2 माइक्रोन की आरबीसी क्या 0 पॉइंट में से निकल सकती है? नहीं निकल सकती ना। इसका मतलब ये गलत लिख रहा था, जो दिनेश सर कह रहे हैं वही सही था, इसीलिए माना है। आ रही है कहानी समझ में? अरे मैं तो आपको यहां तक बताऊंगा कि जब एनएस लगाते हैं तो फिल्टर की साइज क्या होगी, आरएल लगाते हैं तो फिल्टर की साइज क्या होगी। हम मास्क यूज करते हैं, बहुत लोग मास्क पढ़ते हैं, हीपा फिल्टर N95 मास्क, उनकी भी साइज पूछता है एम्स, तो वो क्या बुकों में है? बुकों में थोड़ी है, वो तो हम ही बताएंगे आपको। तो बात सुनते जाए कि एग्जामिनर तो बड़ा ही कमीना प्रकार का है। तो आप ध्यान देना, मैंने ये बातें इसलिए बताई कि आपको यह पता चले कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ा तो दुनिया ही रही है यार, लेकिन क्यों हमको पूछ रहा है? ये तो गंदगी जो है आई है वो अभी ऑनलाइन की आई है पिछले 1-1.5 साल में, जो कहता है तू वहां पढ़ तू वहां पढ़। भारत के हर प्लेटफॉर्म पे जो पढ़ा रहा है वो सब मेरे स्टूडेंट्स हैं। नाम किसी का भी ले लेना, कोचिंग कोई भी उठा करके देख लेना, अगर कोई पढ़ा रहा है, चाहे फंडामेंटल पढ़ा रहा हो चाहे जो भी सब्जेक्ट, तो मैं नाम नहीं लूंगा, यहां किसी और का डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि डेटा अपने आप में महत्वपूर्ण है। चलो वापस से मैं उसी टॉपिक के ऊपर लौट करके आ रहा हूं। हम लोगों ने कहा कि रिटेंशन ऑफ यूरिन है, और रिटेंशन ऑफ यूरिन का अगर आप असेसमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले हम लोग असेस कर रहे हैं, पता कर रहे हैं। पता करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन किया। फिजिकल एग्जामिनेशन में इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सबसे कंफर्मेशन टेक्निक तो परकशन है। परकशन में साउंड कैसी सुनी जाएगी? डल साउंड, क्योंकि अगर ब्लैडर खाली होगा तो टिम्पैनिक आएगी, लेकिन हमारा मानना है कि भराई होगा, तभी तो रिटेंशन ऑफ यूरिन का मैनेजमेंट करेंगे। नहीं तो तुम बोलोगे नहीं जी खाली था, तो आज की सभा यही समाप्त होती है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मकसद है कि अब आपने ये कंफर्म कर लिया है कि पेशेंट को वास्तव में प्रॉब्लम है, फिजिकल एग्जामिनेशन। अब जब आपने कंफर्म कर लिया है तो उससे अगला मैनेजमेंट पे आओ, और अब आप यहां पर बोलो प्रोवाइड, मतलब सबसे पहले असेसमेंट। असेसमेंट किया, उसकी टेक्निक, उसके मेथड, उसका पता। असेसमेंट जब कर लिया, कंफर्म कर लिया, फिर उसके बाद उसको क्या प्रोवाइड करवाओगे? प्राइवेसी प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम है वो यही हो सकती है। अब प्राइवेसी प्रोवाइड करवाई, तो ये जो प्राइवेसी प्रोवाइड करवा रहे हो ना, इसका आपने क्या बताना है? प्राइवेसी क्यों दे रहे हो यार? प्राइवेसी से क्या यूरिन निकल जाएगा? ऐसे तो हम जब भी अकेले रहें तभी यूरिन निकल जाएगा। हाँ, अरे बोलो शाबाश। सबसे इंपॉर्टेंट है टू मेंटेन द सेल्फ एस्टीम ऑफ द पेशेंट, कि पेशेंट का भी आत्मसम्मान है, और जब तक उसका आत्मसम्मान बना रहेगा तभी वो प्राइवेसी में जाके यूरिन पास आउट कर पाएगा। अब एग्जामिनर क्या लिखेगा वो सुनो। प्रोवाइड प्राइवेसी करते हैं, उसका सबसे बड़ा फायदा पेशेंट कोऑपरेट करेगा, पेशेंट का तनाव लेवल कम होगा, पेशेंट का आत्मसम्मान मेंटेन होगा, तुमको सारे एक जैसे लगेंगे। बात समझ में आ रही है? तनाव कम नहीं होगा, बेसिकली इंपॉर्टेंट। और कॉपरेशन कौन सा, उससे हमें टंकी भरवानी है भाई। कहने का मतलब कॉपरेशन तो यह है कि ले तू आराम से यूरिन ही पास करता रहे। तो बेसिक जो इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट क्या है? मरीज का। आप देखना बेटा, एक बहुत सिंपल सी बात है कि वार्ड में 25 मरीज, 30 मरीज, और अगर एक मरीज को आप प्राइवेसी नहीं दोगे तो उसको क्या शर्म नहीं आएगी? उसको क्या ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे 10 मरीजों के सामने मुझे कपड़े खोल करके यूरिन पास आउट करवाया जा रहा है? इसका मतलब है कि सबसे बड़ा एडवांटेज है टू मेंटेन सेल्फ एस्टीम ऑफ पेशेंट।
अब इसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया बात आपको बताने वाला हूं कि आप देखना कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ सोच रहे हो, कुछ दे रहे हो, लेकिन उसका सिर कहीं और पैर कहीं। जैसे मैं एक बहुत सिंपल सी चीज पूछता हूं, अभी मैंने आपको क्या कहा, कोई बोलेगा सेल्फ एस्टीम, कोई बोलेगा कॉपरेशन, कोई बोलेगा रिलीव द एंजाइटी, कोई बोलेगा कोऑर्डिनेशन। कुछ ना कुछ तो स्टूडेंट उसमें लिख करके ही आएंगे, लेकिन कंपटीशन में तो एक वर्ड में आंसर जाएगा और 3 तो गलत। अब ऐसा ही मैं एक आपको बहुत साधारण प्रश्न पूछता हूं। मैं अगर आपको पूछूं, ये इससे नहीं है, सिर्फ मैं आपका आईक्यू लेवल चेक कर रहा हूं। यूज साइड, मान लो पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो सकता है। एक चीज बहुत सिंपल सी पूछ रहा हूं, साइड रेल का उपयोग कौन बताएगा? हाँ, कोई बात नहीं, हाँ, गिरने से बचाना। हाँ, वेरी गुड। और कोई बेटा? हाँ, बोलो बोलो, शाबाश, बताओ। हाँ हाँ, बात सुनना। समझ गया मैं आपकी भावनाओं को। अब बात सुनना, एग्जामिनर ने कहा कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ साइड रेल इन हॉस्पिटल। सबसे पहली राइट, प्रिवेंट फॉल डाउन टू द पेशेंट reduce risk of injury to the patient। तो आधे तो शहीद इन दोनों में ही हो गए। मैं एक बात और बता देता हूं कि एग्जाम में जो प्रश्न है कभी भी कठिन नहीं होता है, कठिन बनाते हैं उसके ऑप्शंस। बात समझ में आ रही है? अगर मैंने पूछा तो तुमने भिड़ते ही कहा, लेकिन अभी तो मामला चला कहां है। क्या बोला? अब चलो, इससे ज्यादा पे फिर घुटनों में दर्द हो जाएगा। हाँ, चलो यहां तक आप लोगों ने, अब बेटा 4 पॉइंट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। और मैं आपको बात बता दूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट आंसर या तो ये करते हैं या कुछ और जो भी। अब मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता देता हूं कि दैट इज द क्वेश्चन मैन्युफैक्चर्ड बाय मिस्टर दिनेश शर्मा। ये क्वेश्चन मेरे ही द्वारा बनाया गया है और लेटेस्ट नॉरसेट 2022 में पूछा गया है। और इसका उत्तर या तो मैं ही बताऊंगा या नॉरसेट ही बताएगा, और इसका उत्तर है ये। जो भी लोग इधर उधर बताते हुए नजर आ रहे हैं वो आपको पहला आंसर दे रहे हैं। अब सुन लेना इसकी टेक्निक और इसकी थ्योरी, कि जब तक मरीज बाहर जाएगा नहीं, गिरेगा नहीं, और गिरेगा नहीं तब तक चोट लगेगी नहीं। आ रही होगी कहानी समझ में? इसको कहते हैं बाल की खाल निकाल देना। और इसीलिए हम कहते हैं कि एग्जाम में जाते तो हैं लेकिन एग्जाम में आंसर गलत हो जाते हैं। यही है प्रायोरिटीज, कि आपको यह समझ में आना चाहिए कि एग्जामिनर हमसे क्या डिमांड कर रहा है। क्योंकि आप एज ए नर्स केयर प्रोवाइडर हो, पेशेंट की केयर कर रहे हो, और आपको एक एक चीज की बारीकी पता होनी चाहिए। तो ये पहली प्रायोरिटी है, ये आपकी दूसरी प्रायोरिटी है, और ये तीसरी प्रायोरिटी है। और एग्जामिनर अगर बोल देगा अरेंज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शंस या अरेंज द यूज ऑफ साइड रेल इन हॉस्पिटल इन करेक्ट सीक्वेंस, कि जो भी उपयोग इस साइड रेल का है उसको सही क्रम में लगाओ, तो लगाने वाले कम पड़ जाएंगे। अरे हां या ना? बात समझ में आ रही है ना? तो ये आप ध्यान दें
अब ये जब ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो वहां जाकर, ये मैं इतने एग्जाम्पल्स आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये समझ में आए कि अब तक हमने जो पढ़ा है वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा है। अब तैयारी तो अब शुरू होती है। फिर तो नहीं पकड़ लिया ज्यादा? अरे बात समझ रहे हो? चलो खैर कोई बात नहीं, यहां तक आप ध्यान दो। तो हम लोगों ने यहां पे बताया कि अगर किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम है तो हम लोग पहले असेस करते हैं रिटेंशन के अंतर्गत। असेस किया, असेस में आपने फिजिकल एग्जामिनेशन किया, आपने प्राइवेसी दी, प्राइवेसी के एडवांटेज फायदे मैंने आपको बताए। नेक्स्ट है पोजीशन दोगे। सिंपल सा मतलब है कि हम मरीज को अगर रिटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो रिटेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम में आप कह सकते हो प्रोवाइड कंफर्ट पोजीशन। कंफर्ट पोजीशन जिसमें हम सभी लोग जानते हैं कि जो रूटीनली हम लोग यूज कर रहे हैं स्क्वाटिंग पोजीशन। और स्क्वाटिंग पोजीशन वैसे तो फीमेल में यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं? फीमेल में। और स्टैंडिंग किस में यूज करते हैं? मेल में। यही तो यूज है। कॉमनली आप लोग यूरिन कौन सी पोजीशन में पास करते हो, स्टैंडिंग या स्क्वाटिंग? अब यहां पर ध्यान देना कि जो गाइडलाइन कहती है वो गाइडलाइन सबसे पहली प्राथमिकता कौन सी पोजीशन को देती है? अगर एग्जामिनर कहता है कि कॉमनेस्ट पोजीशन, तो आप आंसर क्या करोगे? स्क्वेटिंग। ये ध्यान देना। रीजन बता देता हूं कि जब हम उकड़ू पोजीशन में बैठते हैं, आप देख रहे ना पुराने लोगों को, चाहे वो मेल हो चाहे वो इसी पोजीशन में पास करते हैं। अब क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसी स्थिति में जो प्रेशर है वो ब्लैडर के ऊपर पड़ता है, और जब ब्लैडर पे प्रेशर पड़ता है तो स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाते हैं और आसानी से पास हो जाता है। इसलिए हम लोग जो कॉमन पोजीशन यूज करते हैं वो कौन सी यूज करते हैं? स्क्वाटिंग। मतलब उकड़ू पोजीशन मोस्ट बेनिफिशियल फॉर पास आउट द यूरिन। अब इतना आपने कर दिया, अब आप सोच रहे होंगे अब तो ये ले, अब मैं छोड़ूंगा नहीं। छोड़ना पड़ेगा। कैसे? मैं बात कर रहा हूं प्रायोरिटी के आधार पर। जितने भी पॉइंट लिख रहा हूं वो सब किस आधार पर हैं? प्राथमिकताओं के आधार पर। इसके अलावा एक बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जिसे हम कहते हैं ओपन द टैप वाटर इन टॉयलेट। कि टॉयलेट में नल को खोल दें और मरीज को वहां ले जावें तो भी यूरिन पास करने में मदद मिलती है। रीजन बताओ। ओपन द टैप वाटर इन टॉयलेट के अंदर नल खोलें, फायदा कौन बताएगा? हां बिल्कुल, वेरी गुड, शाबाश। आपने बताना है कि बेसिकली साइकोलॉजिकल स्टिमुलेशन होता है। साइकोलॉजिकली रूप से मरीज स्टिमुलेट, उत्तेजित होता है। मैं आपको बहुत छोटी सी बात बता देता हूं, इसको प्रयोग द्वारा भी सिद्ध किया जा सकता है। अब तुम सोच रहे हो ये कौन सा प्रयोग है? प्रयोग मेरी क्लास के बाद शुरू होगा कि जिसको यूरिन आ रहा है वो वॉशरूम में जाना, जिसको नहीं आ रहा है वो उसके पास जाके खड़े हो जाना। जब वो व्यक्ति जिसको यूरिन आ रहा है वो यूरिन पास करेगा तो यूरिन पास करने के जो पानी के बहने की साउंड है वो एकदम इक्वल होती है। कि यूरिन जब हम पास करते हैं और पानी जब बहता है तो दोनों की साउंड एक जैसी है, और इस कंडीशन में स्टिमुलेशन होगा। और इसको प्रयोग द्वारा सिद्ध, जिसको नहीं आ रहा है वो भी कहेगा चल मैं भी। तो कहने का मतलब प्रयोग से यह सिद्ध किया जा सकता है। अब आप सोच रहे हैं इसका मैं क्या करूंगा, तो आप यहां पे ध्यान दो। अगर एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट
इन रिटेंशन ऑफ यूरिन। क्या लिखा है? अभी मैंने पहले लिखा था प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन, प्रायोरिटी में असेसमेंट, और सबसे इफेक्टिव डायग्नोसिस परकशन, और मोस्ट इफेक्टिव नर्सिंग मैनेजमेंट ओपन द टैप वाटर। स्टूडेंट बोलेगा लगा दे कैथेटर। कैथेटर जो है नर्सिंग मैनेजमेंट नहीं है, क्योंकि जब तक नहीं लगाएंगे, जब तक डॉक्टर साहब नहीं कहेंगे। अरे बात समझ में आ रही है? तो ये अंतर समझना। अगर एग्जामिनर ने यहां पर लिखा हुआ होता तब आंसर होता। क्या समझ में आया? जहां नर्स नहीं है तो सबसे इफेक्टिव कैथेटर, और जहां नर्स है तो सबसे इफेक्टिव ओपन टैप वाटर। तो सोचो, एक शब्द हटना और एक शब्द लगना पूरा आपका रिजल्ट प्रभावित कर सकता है, और ये रिजल्ट इतनी आसानी से मिलता नहीं है। आ रही है बात समझ में? अब आपने यहां तक बताया, अब इससे आगे मरीज तो बिल्कुल ढेटा है। मरीज कह रहा है कैथेटर लास्ट में डिस्कशन करेंगे, अभी हमने नहीं लगाया है। हमने कहा प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी में सबसे पहले आप क्या करोगे? यहां पर टैप वाटर, टैप वाटर ओपन कर लिया। अब टैप वाटर ओपन करने से भी अगर मरीज को फायदा नहीं है तो फिर क्या करोगे? सारा काम कर लिया आपने। आपने प्राइवेसी भी दे दी, आपने पोजीशन भी दे दी, आपने टैप वाटर भी ओपन कर लिया। अब क्या करें? मरीज तो ढेटा है, बोले ना मैं तो नहीं करूं। फिर अब एक ऐसी बात बता रहा हूं जो बहुत आपके काम की है, जिसे कि हम लोग कहते हैं क्रीड मैनोवर। और क्रीड मैनोवर 2022 नॉरसेट में प्रश्न पूछा गया है। अब तुम सोच रहे होंगे नाम ही पहली बार सुना है। अब बात सुनते जाइएगा, इसीलिए तो बह रहा हूं कि बहुत कुछ चीजें हैं जो अभी तो बाकी हैं। वो कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तो पिक्चर तो अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है। अब सुनते जाइएगा कि यहां पर क्रीड मैनोवर क्या है। आपका भी नाम लिख सकता था, मुझे कोई परहेज नहीं है। क्रीड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, डॉक्टर का नाम है, और मैनोवर का मतलब है दावपेच और तरीका। क्रीड नाम के व्यक्ति ने एक तरीका बताया, और वो तरीका ही क्या कहला रहा है? मैनोवर। आपका नाम भी लिख सकते थे, रमेश मैनोवर, सुरेश मैनोवर। कहने का मतलब है क्रीड नाम के व्यक्ति के द्वारा बताया गया तरीका, और वो तरीका क्रीड मैनोवर कहलाता है। अब बात सुनना, इतना पॉइंट जहां पर एग्जामिनर ने अभी जो पूछा कि मैनोवर टेक्निक दैट इज यूज व्हेन क्लाइंट कंप्लेंट अबाउट द रिटेंशन ऑफ यूरिन। अब वो मैनोवर तो सुना नहीं था कोई, मैनोवर तो ओबीजी के ही बता रहे स्टूडेंट। तो बेसिकली क्रीड मैनोवर रिटेंशन में यूज किया जाता है। अब इसी क्वेश्चन को जब सफदरजंग एग्जाम लगा था तो उन्होंने तो ऐसी चीज पूछी, उन्होंने कहा कि व्हाट इज द डायरेक्शन यूज्ड बाय नर्स इन क्रीड मैनोवर। क्रीड मैनोवर में कौन सा डायरेक्शन है जो नर्स यूज करती है? नाम ही पहली बार सुना है, तो डायरेक्शन तो क्या खाक बताएंगे? अरे हाँ या ना? तो आप यहां पे ध्यान दें, क्रीड मैनोवर के अंदर जेंटली एब्डोमिनल मसाज होती है, और डायरेक्शन है अपवर्ड से डाउनवर्ड। ऊपर से नीचे की तरफ हम लोअर एब्डोमेन की मसाज करते हैं, और जब ऊपर से नीचे की तरफ लोअर एब्डोमेन की मसाज करते हैं तो ब्लैडर के स्फिंक्टर खुल जाते हैं, और स्फिंक्टर खुलते ही यूरिन पास आउट हो जाता है। अरे जो भी काम करो तो फायदा पता होना चाहिए। तो आपने यहां पे बताना है क्रीड मैनोवर, जहां पर आप कह सकते हैं जेंटली
मसाज टू द लोअर एब्डोमेन इन बैकवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो आप यहां पे ध्यान दो, एग्जामिनर ने जो पूछा है उसका आंसर यह है कि डायरेक्शन क्या होगा, बैकवर्ड से डाउनवर्ड होगा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों, मैंने अभी एडवांटेज बताया है। क्या एडवांटेज बताया है? स्फिंक्टर ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, कि यूरिनरी ब्लैडर के जो स्फिंक्टर होते हैं वो क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। और जब स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे तो आसानी से यूरिन पास आउट करवाया जा सकता है। भाई जो भी काम करें उसका एडवांटेज पता होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि मरीज तो बिल्कुल ही डेटा है। आपने इतने तरीके यूज किए और आप देखना इतने तरीके, मैंने अभी क्या बोला था कि इसीलिए भारत का ही कोई ऐसा एग्जाम रह गया होगा जहां से यहां प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। अगला पॉइंट, फिर भी आराम ना मिले तो हॉट वाटर बैग। अरे हाँ है ना, हॉट वाटर बैग की साइट, हॉट वाटर बैग का टेम्परेचर, हॉट वाटर बैग का ड्यूरेशन, हॉट वाटर बैग का एडवांटेज। ज्यादा समय लगा दोगे तो क्या होगा, कम समय लगा दोगे तो क्या होगा। 7 क्वेश्चन बता रहा हूं कि हर शब्द में से 5-5, 10-10 प्रश्न हैं। 50 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको, टॉपिक तो इतना सा है। अब बात सुनो, आपने कहा हॉट वाटर बैग लगाऊंगा। हॉट वाटर बैग जनरली लगाते हैं जिससे कि स्पाज्म है तो उसमें आराम मिलता है, स्पाज्म से रिलैक्स मिलता है, यूरिन पास होगा। और लोकलाइज्ड वैसोडाइलेशन भी होता है, वेसल्स खुल जाती है और आसानी से। लेकिन हॉट वाटर बैग जो यूज करते हैं वो 15 मिनट मैक्सिमम 20 मिनट यूज करते हैं। अब बात सुनना, एग्जामिनर कहता है कि नर्स ने गलती से हॉट वाटर बैग लगा दिया आधे घंटे के लिए, तो बताओ क्या हो जाएगा। वो क्या जल जाएगा। इसका मतलब एक चीज समझ लो, आप जो काम कर रहे हो सही करोगे तो फायदा और गलत करोगे तो नुकसान। और नुकसान करना नर्स का काम नहीं है। इसीलिए तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि नर्स ने गलती कर दी तो क्या हो सकता है, और कर दी तो सुधारोगे कैसे। तो मैं एक बात बता दूं कि जितने भी हॉट एप्लीकेशंस और कोल्ड एप्लीकेशंस होते हैं उनके रिवर्स इफेक्ट आने लग जाते हैं अगर उनको हम जरूरत से ज्यादा यूज। हमने कहा था कि स्पाज्म में आराम मिलेगा, आराम नहीं, स्पाज्म और ज्यादा बढ़ जाएगा अगर हम उसको लंबे समय यूज करेंगे। तो मतलब फायदे की जगह नुकसान। और आप कहोगे यार मैं यूज तो कर रहा हूं लेकिन फायदा नहीं आ रहा है। तो फायदा आएगा कैसे, यूज तो कर रहा है लेकिन गलत यूज कर रहा है। आ रही है बात समझ में। तो ये पॉइंट्स हैं। तो ये तो मैंने आपको, अभी तो बहुत सी चीजें हैं, टॉपिक तो शुरुआत है। सब कुछ हो जाए आपने फिर डॉक्टर को बता देना है। डॉक्टर से पहले भी हम लोग सिट्जबात यूज करते हैं, पेरिनियल एरिया पे हॉट वाटर पानी में बिठाकर उसको देते हैं जिससे कि वहां पर मसल रिलैक्स हो जाए, स्पाज्म में आराम मिले। सब कुछ कर लिया फिर भी काम ना चला तो डॉक्टर को बताओ और डॉक्टर के कहने पर कैथेटर लगाओ। और कैथेटर भी जो लगेगा वो कौन सा लगेगा बेटा, उस कैथेटर को हम बोलते हैं रॉबिन्सन कैथेटर, इंटरमिटेंट कैथेटर, दैट इज द ब्रांच ऑफ फॉलिस कैथेटर। फॉलिस तो बच्चा बच्चा जानता है। फॉलिस कैथेटर की ब्रांच है इंटरमिटेंट और रॉबिन्सन कैथेटर, जो स्ट्रेट फॉर्म में आता है, K90 बोलते हो, वो यूज करते हैं। तो मैंने क्या बताया, ये तो अभी शुरुआत है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम बातें करेंगे। तो आज आपकी क्लास कल सुबह शार्प 8:30 बजे आप पधारे। वैसे सर ने आपको बता दिया होगा क्योंकि कुछ बच्चे नए थे, वरना हमारा कोई मूड नहीं था डेमो क्लासेस करने का। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर हम कल आएंगे, क्योंकि हमारा तो यह है कि जो भी टॉपिक लेकिन पढ़ रहे कुछ नया ही मिल रहा है आपको।
जो बच्चे 2 दिन पहले भी आ गए या कल आए हैं या आज आए, कुछ बच्चे कॉल कर रहे हैं हम सब कल आएंगे, कुछ बच्चे कह रहे तू 15 से, चाहे मेरे पास 100-150 बच्चे ही बैठे, मैं क्लास रन करूंगा। मैं एक दिन किल नहीं करूंगा, क्योंकि समय सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि लोग कहते हैं पैसा, मैं कहता हूं टाइम इज मनी। पैसा लौट करके आ जाता है, समय लौट करके कभी नहीं आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, दोस्तों को बताएं, हमारे बारे में बताएं, और कल सुबह शार्प 8:30 बजे हम वापस मिलते हैं। आशा करता हूं कि आप अपने साथ एक एक को लेकर के आएंगे, और मैं कहता हूं अगर क्वालिटी में कम है तो मेरे यहां से 2 ले जाओ। बात समझ में आ रही है? तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।